जून 2019 में किर्गिस्तान के शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में भारत सहित सभी प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन भारत इसके हिस्से के रूप में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसके जरिए भारत ने चीन और दुनिया को एक संदेश दिया था। इस वीडियो में हम समीक्षा करेंगे कि बेल्ट एंड रोड परियोजना क्या है और भारत इसका हिस्सा बनने के लिए अनिच्छुक क्यों है। साथ ही हम इस परियोजना से चीन को होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों के साथ साथ इसमें भाग लेने वाले देशों के लिए संभावित लाभ और नुकसान पर भी गौर करेंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन को दबा सकते हैं। बेल्ट एंड रोड परियोजना क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा चलाया गया विचार है, जिसमें एक व्यापार नेटवर्क बनाया जाए जो यूरोप और अफ्रीका के साथ एशियाई महाद्वीप को जोड़ने के साथ साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करे। चीन का लक्ष्य 21वीं सदी के सिल्क रोड का निर्माण करना है। भूमि मार्ग को बेल्ट और समुद्री मार्ग को रोड कहा जाता है। चीन पहले ही 126 देशों और 29 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बेल्ट एंड रोड पहल के समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है। चीन के जियांग क्षेत्र से शुरू होकर मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाले गलियारों के निर्माण से एशिया और यूरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग खोले जा रहे हैं। चीन का उद्देश्य चीन के फंशो पोर्ट से यूरोप के प्रमुख बंदरगाहों तक पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग है। इसका उद्देश्य समुद्र के द्वारा सुगम, सुरक्षित और कुशल परिवहन सुनिश्चित करना भी है। भाग लेने वाले देश बंदरगाहों, रेलवे, राजमार्गों, बिजली स्टेशनों, हवाई अड्डों और संचार नेटवर्क के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए चीन के साथ काम कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लागू यूएस मार्शल योजना के माध्यम से दुनिया ने इस $8 ट्रिलियन परियोजना का एक समान दायरा देखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश यूरोपीय देश आर्थिक पतन के कगार पर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भोजन, ईंधन, मशीनरी और धन सहित यूरोप को $12 अरब की सहायता प्रदान की थी, जिसका मूल्य आज के समय $171 अरब है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, फ्रांस और यूके सहित पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों को सहायता मिली थी। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी विश्व आर्थिक मानचित्र पर नहीं था, शीघ्र ही एक विश्व आर्थिक शक्ति बन गया। इसके साथ ही अमेरिका ने न केवल यूरोप पे अधिकार कर लिया, बल्कि सोवियत नेतृत्व वाले साम्यवाद को और अधिक देशों में फैलने से रोक दिया। चीन की मंशा भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया के राष्ट्रों को जोड़े और एक ऐसा चमत्कार बनाए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। खुद को इसके केंद्र की स्थिति में रखें। इस तरह चीन आसानी से दुनिया भर में अपने प्रभाव और उत्पादों का विस्तार कर सकता है। चीन को ये कैसे संभव हो पा रहा है? चीन ने पिछले 30 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हासिल किया है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका द्वारा 100 साल में इस्तेमाल किए गए सीमेंट से ज्यादा सीमेंट चीन ने 2011 से 2013 के बीच सिर्फ 3 साल में इस्तेमाल किया है। दूसरे शब्दों में चीन ने अपनी उत्पादन क्षमता काफी बढ़ा दी है। 1980 के दशक से प्रमुख शहरों के शहरीकरण के हिस्से के रूप में चीन ने अपनी निर्माण क्षमता का विस्तार किया है और बड़ी संख्या में इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण किया है। चीन ने सबसे कम संभव लागत और कुशल तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के लिए तकनीकी जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन 2013 के बाद चीन में निर्माण परिपक्व हो गया था। जैसे ही मांग गिर गई, कई चीनी सीमेंट कारखाने, खनन शिविर और इस्पात कारखाने बंद होने के कगार पर आ गए। अकेले बंद स्टील कारखानों की क्षमता भारत की कुल स्टील क्षमता का लगभग 50% है। इससे निर्माण उद्योग में काम करने वाले करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। चीन क्या लाभ देख रहा है? चीन ने बेल्ट रोड प्रोजेक्ट के जरिए एक गोली से कई लक्ष्यों का निशाना साधा है।
जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में योजना की घोषणा की, तब ये सिर्फ एक आर्थिक गलियारे की कल्पना नहीं थी जो चीन को व्यापार में छलांग लगाने में मदद करेगा, बल्कि एक विशाल निर्माण परियोजनाओं से संबंधित एजेंसी के साथ करोड़ों लोगों को उनके रोजगार के अवसरों को बनाए रखने में मदद करेगी, जिनमें निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, चीन इन देशों को अपनी निर्माण तकनीक के हस्तांतरण के साथ साथ अपने सीमेंट और स्टील कारखानों और खदानों के उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है जो बंद होने के कगार पर हैं। इतना ही नहीं, ये इन देशों के साथ चीन के संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करेगा। आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़े सारे देश अब चीन पर निर्भर होंगे। इसके अलावा ये वर्तमान अमेरिकी आधारित विश्व व्यवस्था की जगह अपने आधार पर एक नई विश्व व्यवस्था लाने में मदद कर सकता है। ये अन्य देशों को कैसे प्रभावित करता है? पहली नजर में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आर्थिक रूप से पिछड़े देशों को अपने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए धन और तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। लेकिन आर्थिक रूप से असुरक्षित, विशेष रूप से अदूरदर्शी भ्रष्ट सरकारें अपने देश को चीन के कर्ज के जाल में धकेल सकती हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। भारत इसे कैसे देख रहा है? भारत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि चीन को शार्क को चारा डालकर पकड़ने की आदत है। इसलिए हमारी सरकार ने जून में शंघाई कॉरपोरेशन समिट में भाग लेने के दौरान बेल्ट एंड रोड परियोजना में भाग नहीं लिया। इससे पहले चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में भारतीय प्रभाव को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स प्रोजेक्ट के साथ चीन के प्रयासों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम रहा है। लेकिन इस बार चीन अपनी आर्थिक और उत्पादन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने व्यापार और व्यापार नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की बड़ी निर्माण परियोजनाओं के विरोध में भारत अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक मूल्यों के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रोजेक्ट मौसम इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है। भारत और चीन प्राचीन काल से दो प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियां रहे हैं, लेकिन औपनिवेशिक काल या पिछली कुछ शताब्दियों में भारत और चीन कम प्रासंगिक रहे हैं। लेकिन अब दोनों देश रिकवरी की राह पर हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है। चीन बेल्ट रोड परियोजना के हिस्से के रूप में निर्माण गतिविधियों के माध्यम से अन्य देशों की सहायता करने का झूठा दावा करके अपना मुनाफा देख रहा है। दूसरी ओर भारत प्राचीन काल से हिंद महासागर के देशों के साथ अपने संबंधों को बहाल करते हुए पूरक परियोजनाओं को तैयार करता रहा है। प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से भारत का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मौजूद सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य देशों के बीच संचार के माध्यम से उनके सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं की बेहतर समझ पैदा करना है और इस प्रकार आपसी विश्वास, सहयोग और व्यापार के माध्यम से सभी की उन्नति करना है। प्रोजेक्ट मौसम, जिसे भारत की सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए लॉन्च किया गया था, अभी भी अपने प्राथमिक चरण में है, लेकिन चीन इस क्षेत्र में सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने की भारत की नीति को चुनौती दे रहा है।